बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान ख़ान हूँ। सबसे पहले तो ये ले लें कि पाकिस्तान की तारीख़ में जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा बड़ी बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की है वो लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। किस चीज़ की? उस इदारे के ग्रे लिस्ट से निकलने की जो इदारा बना ही मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ था। जब फैटफ का ये इदारा बना था, मैंने एक दिन आपको एक वीलॉग में इसकी पूरी तफसीलात बताई थी, ये कब बना, कैसे बना, किन मकासद के लिए बना। तो इसका जो पहला मकसद था वो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना था। और फिर बाद में 9/11 के बाद इसके अंदर टेरर फाइनेंसिंग भी शुरू कर दी गई, उसको शामिल कर दिया गया। तो पहले मनी लॉन्ड्रिंग थी, फिर टेरर फाइनेंसिंग आ गई। तो मनी लॉन्ड्रिंग इसका बुनियादी नुक्ता है और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए ये फैटफ का इदारा बना था, FATF का। और पाकिस्तान के अंदर जो लोग क्रेडिट ले रहे हैं, एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात मौजूद हैं। वैसे शर्म नहीं आ रही इन लोगों को। पहले मनी लॉन्ड्रिंग की और उसके बाद जो इदारा बना ही मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ है, उसके कवानीन को जब पाकिस्तान में इमरान खान साहब पास करवा रहे थे तो उसकी मुखालफत की, उसके ऊपर एहतजाज किया और रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। और आज जब इमरान खान की कोशिशों से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल रहा है तो मुबारकबाद शहबाज शरीफ किसको दे रहे हैं? बिलावल को। और ये वो लोग हैं जिनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के सबसे बड़े बड़े मुकदमात हैं। अब नजम सेठी ने एक दावा किया है कि चंद एक हज़ार लोग निकलेंगे थोड़े बहुत मुख्तलिफ शहरों में, और अगर हुकूमत ठीक तरीके से मैनेज करे तो दुरुस्त इक़दाम करे तो शायद वो भी इस बार ना निकलें। ये नजम सेठी का दावा है, लेकिन इस दावे की हकीकत क्या है ज़रा ये आप सुन लें, क्योंकि अब सूरत हाल वो नहीं है जो आज से थोड़े दिन पहले तक थी। कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। सबसे पहले ये हुआ कि पाकिस्तान को एक बैरूनी साजिश के नतीजे में पाकिस्तान की हुकूमत को घर भेजा गया। एक वज़ीर आज़म को निकाला और उसकी जगह पे आकर एक करप्ट टोला इंपोर्टेड जोकर्स का आकर बैठ गया और उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मौजूद था। फिर इनमें से बेशतर लोग जो है वो जमानतों के ऊपर थे, वो आ गए, काबीना बन गई उनकी। और फिर इन लोगों ने बड़ी तेजी से वो तमाम कवानीन बदलने शुरू कर दिए जो इनसे लूट मार का पैसा वापस निकलवा कर कौम को देते या इनको जेलों के अंदर भिजवा सकते थे। वो तमाम कवानीन इन्होंने बदलने शुरू कर दिए और तकरीबन बदल डाले हैं। और फिर दोबारा धांधली से इक्तदार में आने का जो रास्ता इनका बंद हो रहा था उसको भी दोबारा खोल लिया कवानीन को बदल बदल के। उसके बाद उन्होंने कौम से अपनी शिकस्त और इमरान खान का जो कौम ने साथ दिया था उसका बदला लेना शुरू किया। और बदतरीन महंगाई पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा मुसल्लत कर दी इन्होंने कौम के ऊपर। यानी जब कभी भी उन्होंने ऐलान किया कि महंगाई ज्यादा बढ़ रही है तो कह लगाकर किया, हंसते हंसते किया, बड़े स्माइलिंग फेस के साथ जब भी ऐलान करते हैं महंगाई का तो ये आकर करते हैं। यानी किसी किस्म का कोई इनको रंज नहीं होता, कोई पशेमानी नहीं होती, खुश होकर महंगाई का ऐलान करते हैं। फिर जो लोग एहतजाज के लिए निकले इस इंपोर्टेड सरकार के खिलाफ, उन्हें बदतरीन और तारीखी नौयत के तशद्दुद का निशाना बनाया गया। फिर उनका मजाक भी उड़ाया गया। यानी मरियम नवाज ने मजाक उड़ाया, इनकलाब लाना था लेकिन सामने रहना था। मैं चैलेंज करता हूं कि PMLN अपनी पूरी ताकत इकट्ठी करे खैबर पख्तूनख्वा में, पीपल्स पार्टी को भी साथ मिला ले खैबर पख्तूनख्वा में, और किसी को मिलाना है तो उसको भी साथ मिला ले। जितनी ताकत इमरान खान के खिलाफ लगाई थी उससे आधी ताकत खड़ी कर दें रियासत की। ये सारी जमातें अटक वाला पुल क्रॉस करके D चौक तक नहीं पहुंच सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं जानता हूं इन दिलों में कितना तेल है, लेकिन इमरान खान ने ना सिर्फ वो सारी रुकावटें अबूर की, वो D चौक तक पहुंचा। जो उसने दावा किया वो उसने पूरा किया अपने लोगों के साथ मिलकर। लोगों ने उसका साथ तो दिया लेकिन बदतरीन तशद्दुद हुआ, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ औरतों और बच्चों के ऊपर। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसे नहीं हुआ जितनी बुरी शेलिंग की गई है। अब रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में बनने वाली जो इंपोर्टेड सरकार है उसके खिलाफ इमरान खान ने एक मरतबा फिर एहतजाज की कॉल दी है। यह पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ा मौका हो सकता है और कॉल इमरान खान ने उस मौके पर दी है जब पेट्रोल 84 रुपए 84 रुपीज, डीजल 119 रुपए, घी 250 रुपए, गैस 45%, बिजली 80% महंगे हो चुके हैं। जबकि ओवरऑल जो महंगाई है उसके अंदर जो इजाफा किया इस इंपोर्टेड सरकार ने अब तक वो 28% है। यानी इमरान खान के दौर में 11% महंगाई हो जाती थी तो ये अजाब डाल देते थे।
रोला डाल देते थे पूरे पाकिस्तान में, तो अब ये 11 से डबल 22 और 22 के ऊपर फिर आप डालें 6 और मिलाएं तो 28% महंगाई पाकिस्तान की इस वक्त पहुंच गई है। दुगने से भी ज्यादा महंगाई कर दी है इंपोर्टेड सरकार ने। ऐसी महंगाई कभी जंग के जमानों में नहीं हुई, ऐसी महंगाई कभी आफत के जमानों में भी खुदा न खास्ता पाकिस्तान में नहीं हुई। अब इन हुक्मरानों का अभी भी जाने का कोई इरादा नहीं है, ये बात तो बहुत क्लियर है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। लिहाजा ये एक लंबी इनिंग खेलकर अपने मुकदमात खत्म करवाकर और दोबारा धांधली से इक्तदार में आने की पूरी मनसूबाबंदी कर चुके हैं। लेकिन इनके रास्ते में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक रुकावट है, और वो रुकावट है पाकिस्तान की आवाम, जो मान नहीं रही, जो तस्लीम नहीं कर रही, जो इस वक्त शदीद गुस्से में है। अब देखना है कुछ बड़ी अहम चीजों को आज के दिन में हमें असेस करना है। यानी आज इमरान खान साहब ने 9 बजे रात को एहतजाज के लिए पूरे पाकिस्तान को बुलाया है। लोग स्क्रीनें लगाएंगे और देखना चाहेंगे कि इमरान खान साहब उन्हें क्या पैगाम देते हैं आज के दिन। तो ये एक बड़ा जबरदस्त एहतजाज हो सकता है। देखना यह है कि क्या लोग आज गुलामी के खिलाफ निकलेंगे या नहीं, क्या आज इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ लोग निकलेंगे, क्या लोग आज मुल्जिमान की हुकूमत को तस्लीम कर लेंगे या उनके खिलाफ एहतजाज के लिए निकलेंगे, क्या इस बदतरीन महंगाई पर लोग बेहिस होकर बैठ जाएंगे या फिर उसके खिलाफ आवाज उठाते हुए बाहर निकलेंगे। अगर समझें तो महंगाई के खिलाफ ये लड़ाई लोगों की लड़ाई है, आम पाकिस्तानी की लड़ाई है, लेकिन इसको इमरान खान लीड कर रहा है, वो खुद इस लड़ाई को लड़ रहा है। अगर किसी को भी इमरान खान की काबिलियत या इमरान खान की सलाहियत के ऊपर कोई शक था तो शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता 2 महीनों की अपनी कारकर्दगी से वो शक दूर कर दिया है कि इमरान खान एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर भी था, गवर्नेंस भी अच्छी कर रहा था, उसने मईशत को भी अच्छा कंट्रोल किया था, महंगाई को भी उसने कंट्रोल में रखा हुआ था, जबकि ये सरकार ये सारा कुछ करने में बुरी तरह नाकाम रही है। अब ये जो नजम सेठी का दावा है कि लोग नहीं निकलेंगे, तो क्या ये दावा सच हो जाएगा? मेरे ख्याल में आज पाकिस्तानी निकलेंगे। मुझे उम्मीद है पाकिस्तानियों से कि वो निकलेंगे महंगाई के खिलाफ, वो निकलेंगे जुल्म और तशद्दुद के खिलाफ, वो निकलेंगे और मुकाबला करेंगे, और वो ये कहेंगे कि हमारे साथ ज्यादती की जा रही है, इंपोर्टेड सरकार लोगों से जीने का हक छीन रही है, क्योंकि महंगाई हर गुजरते दिन के साथ आगे से आगे बढ़ती चली जा रही है। उधर हुकूमत ने एक और काम किया है कि 9 बजे दुकानें बंद करने का पंजाब में उन्होंने ऐलान कर दिया, लेकिन ताजरों ने उसको तस्लीम नहीं किया और ताजरों ने उसके ऊपर भी हड़ताल का ऐलान कर दिया है। अब एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या आम आवाम जो है वो एहतजाज कर रहे हैं महंगाई के खिलाफ, तो दूसरी जानिब इंपोर्टेड सरकार के जो फैसले हैं उनके खिलाफ ताजिर भी अब एहतजाज करना शुरू हो गए हैं। हालांकि इस जमात को हमेशा से ताजरों की एक जमात कहा जाता है या समझा जाता है। इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया आफ्ताब इकबाल साहब को, और उस इंटरव्यू में उन्होंने कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रख देता हूं, लेकिन एक अहम उसका पोर्शन ये है कि तुर्की और चाइना, इन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब को दौरे की दावत दी है। इमरान खान हैज जस्ट कंफर्म इन एन इंटरव्यू, ये जो उन्होंने कंफर्म किया कि चाइना और तुर्की दोनों ने शाह महमूद कुरैशी साहब को विजिट के लिए इनवाइट किया है, और साथ ही उन्होंने ये एक्सप्लेन किया, इमरान खान साहब ने इसकी जो है वो तफसीलात में जाते हुए उन्होंने बताया कि क्योंकि वो दोनों मुल्क अपनी अपनी एम्बेसियों की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जान चुके हैं कि जो इस वक्त पाकिस्तान में सेटअप चल रहा है ये एक आर्जी सेटअप है और ये मुस्तकिल नौयत का नहीं है। चाइना ने शहबाज शरीफ को दौरे पर नहीं आने दिया अभी तक, लेकिन शाह महमूद कुरैशी को दोबारा दावत दी है। तुर्की के दौरे पे शहबाज शरीफ साहब गए तो तुर्की ने साफ इनकार कर दिया, जनाब माफ करें, हम आपको कुछ नहीं दे सकते। शहबाज शरीफ ने कहा, देखें मैं मांगने वाला नहीं हूं, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूं, हालात ऐसे हैं। तो इस तरह की बातें उसने इंटरव्यू में कह के पाकिस्तान की मजीद बेइज्जती करवाई। लेकिन तुर्की ने साफ इनकार किया कि हमारे हालात ऐसे नहीं हैं कि इस वक्त हम आपकी मदद करें। तो ये इमरान खान साहब ने कंफर्म किया कि तुर्की और चाइना ने शाह महमूद कुरैशी को बुलाया है। ये हुकूमत के लिए बहुत बहुत मायूब बात है। इमरान खान ने कहा कि रूस का एक मौक़िफ़ और मगरिब का दूसरा मौक़िफ़ है। मैं न्यूट्रल समेत स्टेक होल्डर से बात करके रूस किया था। रूस की हमें ज़रूरत थी क्योंकि तेल, गैस और सस्ती गंदम हम वहाँ से ख़रीदना चाहते थे। रूस से हमने मिलिट्री हार्डवेयर भी ख़रीदना था क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत थी। मैं क्या अपने नज़रिए से पीछे हट जाऊँ? मेरा दिली गुलामी को नहीं मानता। अमेरिका से बराबरी की सतह पर बात करें तो इज़्ज़त है।
ان کے پاؤں میں گریں گے تو مزید روندا جائے گا جیسا چیری بلاسم کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کبھی یہ نہیں کہا کہ امریکہ سے تعلقات ختم کر دیں، لیکن اچھے تعلقات اور غلامی میں فرق ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ اکثر آپ کو جو ہے وہ اکسارے ہوتے ہیں پی ایم ایل این کے دانشور، اور وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کیوں آپ امریکہ مرد آباد نہیں کہتے، پھر لگائیں امریکہ مرد آباد کا نعرہ، پھر آ جائیں امریکہ کو چھوڑ کے واپس، پھر امریکہ کے ساتھ تعلقات ختم کر لیں، پھر جنگ کر لیں ان کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے۔ عمران خان یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے پاکستان کے ساتھ تعلقات ہونے چاہیے، برابری کی سطح پہ اچھے تعلقات ہونے چاہیے، لیکن اچھے تعلقات اور غلامی میں فرق ہوتا ہے۔ امریکہ چاہتا تھا روس نہ جائیں اور اڈے دے دیں، جو میں نہیں مانا۔ ڈو مور کے ساتھ ہمیں ذلیل کیا گیا اور کہا گیا یہ دوگلے ہیں، اگر ہم کسی اور جنگ میں شرکت کرتے تو ترقی بھول جاتے۔ عمران خان نے کہا کہ بند کمرے میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب عمران خان کو رستے سے ہٹانا چاہیے، مجھے سازش کا پتہ چل گیا ہے، اسی لیے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے اور محفوظ جگہ پر پہنچا دی ہے۔ ویڈیو میں سازش کے تمام کرداروں کا واضح ذکر کیا ہے۔ اللہ پر ایمان ہے، میری جان اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سندھ میں انتخابی مہم خود چلاؤں گا اور انشاءاللہ پیپلز پارٹی کو شکست دوں گا۔ یہ لوگ خوف، ڈرا دھمکا کر، پیسے چلا کر سیاست کر رہے ہوتے ہیں۔ میں عام انتخابات کے بعد پارٹی میں بڑے لیول پر انتخابات کرواؤں گا۔ نواز شریف جیسے لوگوں کو ایسے آرمی چیف چاہیے جو ان کے ساتھ کھڑا ہو۔ نواز شریف جیسے لوگ چاہتے ہیں کہ فوج پنجاب پولیس بن جائے۔ عمران خان نے کہا کہ میں نے کبھی عدلیہ، نیب اور کسی اور ادارے میں مداخلت نہیں کی اور نہ کبھی پولیس سے کوئی انتقامی کارروائی میں نے کروائی ہے۔ یہ تو بات ٹھیک ہے، پولیس نے اس طرح مارا کٹا نہیں ہے پی ایم ایل این کو یا فضل الرحمان کو یا پیپلز پارٹی کو، جیسے پولیس سے مار پڑوائی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ان جماعتوں نے۔ اب ایک اور خبر ہے، اور اس میں فیاض الحسن چوہان صاحب نے عمران خان صاحب کی خبر کی تصدیق کی ہے جو انہوں نے پہلے بات کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اطلاع ہے کہ کچھ لوگوں نے افغانستان میں موجود کوچی نامی دہشت گرد کو تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو قتل کرنے کی سپاری دی ہے۔ یہ فیاض الحسن چوہان نے ایک ٹویٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اطلاع ہے کہ کچھ لوگوں نے افغانستان میں موجود کوچی نامی دہشت گرد کو تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو قتل کرنے کی سفارش کی ہے اور میڈیا ایڈوائزر ان کو مقرر کیا گیا ہے حال ہی میں عمران خان صاحب کا، اور تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل اسد عمر نے ان کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، اور انہوں نے ابھی یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ کوچی نامی ایک دہشت گرد ہے افغانستان میں، اس کو سپاری دی گئی ہے کہ عمران خان صاحب کو قتل کیا جائے۔ کیونکہ پچھلی مرتبہ جب کنٹینر پہ عمران خان صاحب آ رہے تھے تو بالکل بے شمار لوگ ان کے ساتھ پیدل چل رہے تھے، ہر طرح کے لوگ ان کے ساتھ پیدل چل رہے تھے، تو کوئی شخص بھی ایک پسٹل تک سے خدا نخواستہ ٹارگٹ کر سکتا تھا، وہ بہت کلوز رینج کے اندر تھے۔ تو یہ ایک بڑی خطرناک چیز ہے، دوبارہ بھی وہ احتجاج کے لیے نکلیں گے۔ تو ایسے میں اگر یہ ایسا کچھ ہوا ہے تو اس سچویشن سے پاکستان کے اداروں کو اور پاکستان کی حکومت کو نمٹنا چاہیے، کیونکہ اس قسم کا کوئی نقصان پاکستان خدا نخواستہ برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ بہت مشکل ہو جائے گا پاکستانیوں کے لیے اور پاکستان کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ ہیں یا پولیٹکس کرتے ہیں یا جو لوگ پاکستانی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو محفوظ رکھے اور پاکستان کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔